अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑसिलेशंस को स्टडी करेंगे। ऑसिलेशन क्या है जी? सिंपली टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन जो है उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन जो है वो कई किस्म की हो सकती है, जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता है। इसके अलावा पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है, उसमें जो है बॉल्स जो हैं वो ऑसिलेट कर रही हैं टू एंड फ्रो। इसके अलावा हमारे पास जो है रूलर जो है वो भी ऑसिलेट कर सकता है अगर आप जो है उसे पुश करें। इसके अलावा ये जो ऑसिलेशन है इसको हम पीरियोडिक ऑसिलेशन उस वक्त कहेंगे जब आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो है ऑसिलेशन रिपीट हो, बार बार जो है वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो अगर अपने मीन पॉइंट के अराउंड जो है वो ऑसिलेशन रिपीट होती रहेगी तो हम कहेंगे जी ये जो ऑसिलेशन है ये पीरियोडिक ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन को हम जो है सिंपली वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, जिसमें जी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मीन पॉइंट के अराउंड जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो। इसके अलावा एक जो स्पेशल किस्म की ऑसिलेशन है जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है। अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और आप उसे अपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर देते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं जी, सबसे पहले जो ए फिगर है उसमें हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है और कोई रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे सिस्टम पर एक्ट करती है और उससे डिस्प्लेस करती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से और इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे लेके चलती है, तो हम क्या नोट करेंगे कि उस सिस्टम पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगी और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस सिस्टम को दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। अब इस केस में मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारी F = ma से आएगी और जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसे हम हुक्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि जी वो जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो जैसे जैसे फोर्स ज्यादा की जाएगी एक्सटेंशन भी ज्यादा होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हुक्स लॉ जो है वो हुक्स लॉ जो है वो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे जी, F = kx। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स ma है, हमने उसे लिखा है जी ma = -kx। यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे लेकर जा रही है, जबकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करवाई जाए। इसीलिए हम उसे कहते हैं जी वो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे रिस्टोर करवाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे हमारी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ती चली जाती है रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि एक लम्हा आएगा कि हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगी। फिर जी जैसे ही हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाती है और आप जो है वो जो एक्सटर्नल पुश था उसे रिमूव कर देते हैं, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है देन वो ऑसिलेशन को परफॉर्म करवाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर आते हैं, जिसे आप जो है ना बी में देख सकते हैं कि अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेकर जा रही है और जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर आएगा रुकेगा नहीं बल्कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मीन पोजीशन पर उसके रुकने की ना वजह जो है इन जनरल उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है। इनर्शिया जो है उसको आगे की तरफ ले जाएगा और अगेन वो सेकंड जो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन है वहां जाके अगेन जो है रिस्टोरिंग फोर्स इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि वो उस ऑब्जेक्ट को रोकने में कामयाब हो जाती है। फिर जी रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा से उसको जो है वापस लेकर आएगी मीन पोजीशन की तरफ। अगेन मीन पोजीशन पर इनर्शिया जो है वो उस ऑब्जेक्ट को रुकने नहीं देगा और इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान और मीन पोजीशन के अराउंड जो है ये अपनी ऑसिलेशन को रिपीट करता रहेगा। मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाने वाली हमारी जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है और मीन पोजीशन पे वो कौन सी ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को रुकने नहीं देती और फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट जारी रखता है, वो जो है हमारे पास इनर्शिया।
अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी, हमारी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मिकदार में तो हुक्स लॉ के इक्विवेलेंट थी, kx के इक्वल थी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट थी। तो जी हम थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू माइनस kx, और यहाँ से हम रिलेशन जो है वो लिख सकते हैं जी, a जो है एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो जिस भी जगह पर है एक्सेलरेशन जो है हमेशा उसका मीन पोजीशन की तरफ होगा, जिस तरफ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। यहाँ पर हम हमारी जो टेबल है उसे हम फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं, इस वजह से हम ये सपोज करेंगे कि किसी किस्म का कोई फ्रिक्शनल लॉस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि जी वाइब्रेशन किसे कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है मीन पोजीशन के अराउंड, उसे हम वाइब्रेशन कहेंगे। टाइम पीरियड जो है वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें वन वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है, यानी कि जी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन जो है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है जी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, एक सेकंड में जो होती हैं जी जितनी वाइब्रेशंस होंगी एक सेकंड में उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हम कुछ इस तरह से रिलेट करते हैं, f इज इक्वल टू 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। f इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/f, या आप ये भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसके अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे क्या है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होगी हमारे पास 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड के, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2πf। यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने का मकसद कुछ ये है कि हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते, इसको हम मुकम्मल तौर पे समझने के लिए इसको हम जो है ना इसका रिलेशन डेवलप करेंगे सिंपल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, और वो एंटिटी या वो क्वांटिटी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करेगी वो हमारे पास यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है और एक पेपर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो आप जो है जो वेव फॉर्म जो है वो आपको जो है वो अपीयर हो रही होगी कि जिस तरह से जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट करेगा तो प्रॉपर वेव की फॉर्म जो है वो हमारे पास बनाएगा। इसके अलावा एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास रिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है जिस स्प्रिंग है जिसके साथ मास m अटैच है और वो ऑसिलेट कर रहा है a और b और c पॉइंट के अराउंड, और a जो है वो उसके लिए जो है वो मीन पोजीशन है। ये जो मास है इसको हमने पॉइंटर p1 से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो पॉइंटर p1 है ये इस मास की ऑसिलेशन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। अभी अपनी मीन पोजीशन से ये स्टार्ट लेता है और ऑसिलेट करता हुआ b पोजीशन की तरफ जाता है, जैसे कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बिल्कुल जो है वो साथ ही आप देख सकते हैं बी फिगर में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट P जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसने अपनी पोजीशन अपनी मोशन जो है वो स्टार्ट की है O1 पोजीशन से, और वो D की तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए मूव कर रहा है। अगर हम इन दोनों मोशन का कंपैरिजन करें तो कुछ इस तरह से है कि P1 जो है वो B और C के अराउंड जो है वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करता रहेगा, जबकि जो P जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस P के कोरिस्पॉन्डिंग अगर आप N की मोशन को स्टडी करें, N जो है वो P का प्रोजेक्शन है अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अगर आप P की प्रोजेक्शन को अलोंग वर्टिकल एक्सिस जो कि N है उसकी मोशन से देखें तो P जब है वो P जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो N की मोशन जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि पॉइंटर P1 की मोशन है। P जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो N जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे रहते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने इन दोनों मोशंस को कुछ इस तरह से रिलेट किया है कि हम टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो दोनों मोशंस की जो पोजीशंस हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम P की पोजीशंस को देखते हैं। जब टाइम 0 था, स्टार्ट में इनिशियली जो P है वो O1 पॉइंट पे था। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जब जो है टाइम पीरियड का जो है वो जो है 1/4 जो है
आफ्टर 1/4 टाइम पीरियड जो है हमारे पास P1 जो है वो D पोजीशन पे आ जाता है, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद जो है वो O1 प्राइम पे चला जाता है, यानी कि वो कंप्लीट अपनी जो है ना उसने हाफ सर्कमफ्रेंस जो है वो कवर कर लिया और उसके बाद वो फॉरवर्ड E पे चला जाता है और उसके बाद दोबारा से वो O1 पे आ जाता है। अब अगर आप इस P के अकॉर्डिंगली N की मोशन को देखते हैं तो जब P जो है वो O1 पे था तो N जो है हमारा वो मीन पोजीशन O पे था। जैसे ही P जो है वो D की तरफ मूव करना शुरू करता है तो N जो है वो भी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपको दिखा रहा है कि वो भी D की तरफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद P जो है वो D से आगे O1 प्राइम की तरफ चलता है तो N जो है वो अपनी ऑसिलेशन को आगे बढ़ाते हुए D से दोबारा मीन पोजीशन O की तरफ आ रहा है। उसके बाद P जब जो है वो O1 से आगे E की तरफ चलता है तो N जो है वो O से E की तरफ चलता है और जो है वो अपने नेक्स्ट क्वार्टर जो है ऑसिलेशन का उसे कंप्लीट करता है। उसके बाद फाइनली जब P जो है वो O1 पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद पहुंच जाता है तो N जो है वो भी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता हुआ दोबारा O पर आ जाता है आफ्टर 1 कंप्लीट टाइम पीरियड T। इसी तरह से अगर आप P1 की मोशन देखें तो वो भी बिल्कुल N के सिमिलर है कि स्टार्ट जो है वो मेन पोजीशन A से हो रहा है, वो B की तरफ जाता है, B से दोबारा A की तरफ आता है और उसके बाद A से C और C से कंप्लीट 1 वाइब्रेशन जो है वो 1 टाइम पीरियड के बाद जो है वो हमारा जो पॉइंटर P1 है वो A पोजीशन पर है। तो अगर आप N जो कि P का प्रोजेक्शन है अगर आप उसकी मोशन देखें और पॉइंटर P1 जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है मैथ स्प्रिंग सिस्टम, अगर आप उसे देखें तो ये जो दोनों मोशंस हैं ये बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जी ये जो ऑसिलेशन है, जो N की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन इसको जो है बेहतर तरह से प्रूव करने के लिए हम इस N का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर इस N का एक्सेलरेशन जो है वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टी जो कि जी है हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। अगर उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा तो हम ये कहेंगे कि N जो है वो तो प्रूव हो जाएगा जी कि N जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है जी इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसका कि जी जब P जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका प्रोजेक्शन N जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। इसके साथ साथ आपको एक जो है ना वेव फॉर्म भी नजर आ रही है और ये जो वेव फॉर्म है ये हमारे पास N जो हमारे पास जो पॉइंट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट को और उसकी फेज को रिप्रेजेंट करती है कि जी स्टार्ट में हमारे पास जो है वो N जो है वो मेन पोजीशन पे था और जैसे भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चलता है तो जो हमारे पास जो वेव फॉर्म बन रही है उसमें एट π/2 यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर जो है वो हमारा N जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा जिसको x0 से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। उसके बाद जब N जो है वो दोबारा D से O की तरफ आएगा तो वेव फॉर्म फर्दर जो है वो π/2 से आगे पाई की तरफ चलती है और यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे ये एंगल थीटा बढ़ता चला जाएगा आप देखते हैं P जो है वो D तक जाता है, एंगल जो है थीटा जो है वो कंप्लीट 90 डिग्री या π/2 हो जाता है। उसके बाद P जो है वो दोबारा O1 प्राइम की तरफ जाएगा तो एंगल जो है वो 180 डिग्री की तरफ चलेगा। लेकिन उस वक्त N जो है वो D से O की तरफ आ रहा है और हमारे पास जो है जैसे ही वो N जो है वो D से दोबारा O तक पहुंचता है तो उसकी जो फेज है उसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसकी जो स्टेट है उस वक्त वो उसने हाफ जो है वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है और वो पाई पोजीशन पे है। उसके बाद फर्दर P जो है वो O1 प्राइम से आगे की तरफ चलता है तो N जो कि उसका प्रोजेक्शन है वो O से E की तरफ मूव करेगा और E पर पहुंचकर उसका जो फेज है वो 3π/2 होगा यानी कि वो अपनी अपोजिट साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। उसके बाद कंप्लीट वाइब्रेशन होगी कि जी वो दोबारा N जो है वो E से O की तरफ मूव करेगा और जो वेव है वो कंप्लीट हो जाती है जी 2π पे जाके। उसके बाद क्योंकि ऑसिलेशन कैरी रहती जो है ना कैरी ऑन रहती है वो आगे फॉरवर्ड की डायरेक्शन में चलती रहती है तो आप क्या देखते हैं कि जी आपको कंप्लीट वेव फॉर्म जो है ना वो आगे की तरफ भी नजर आ रही है। इसी तरह से अब ये जो हमारा N जो है हमने ये कहा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, कुछ जो है उसकी उसकी मोशन से रिलेटेड कुछ जो है ना हम
टर्मिनोलॉजीज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि जी हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जी डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो डिस्प्लेसमेंट x है वो हमारे पास इक्वल होगा x नॉट इंटू साइन ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर x नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जिसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। और टाइम जो है वो टाइम इंटरवल आफ्टर किस तरह से जो टाइम जो है वो प्रोसीड करेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट पे। टाइम 0 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर टाइम जो है वो आगे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड अगर आप वो आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, वो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको P1 जो है वो P जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। वो मूव करता है O1 से और जो है ना कंप्लीट सर्कल में जो है ना अपनी मोशन को वो परफॉर्म करता है। अगर आपने हमने इस P को इस्तेमाल करते हुए n की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। P जो है उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो है वो लाजमी तौर पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और उसे हमने Vp से रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो P है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन n है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे जी, हम P की वेलोसिटी जो है Vp उसके हम कंपोनेंट्स ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब जो P की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो n की डायरेक्शन में है, यानी कि जो Vp का जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्चुअली वो n की वेलोसिटी को कोरिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपने n की वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी इंस्टेंट पे तो वो आपको Vp का जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट देगा। और जो Vp का वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जी Vn कि n की जो वेलोसिटी है वो किस तरह से लिखी जाएगी जी, Vp साइन 90 माइनस थीटा। क्योंकि इस अगर आप इस पोजीशन पे जो है एंगल उसकी जो है कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं x जो हमारे पास जो डॉटेड लाइन है वो और जो हमारा रेडियल वेक्टर जो हमारे पास लेंथ है जिसको हमने एम्पलीट्यूड x नॉट से रिप्रेजेंट किया है उसके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। लेकिन जो हमारे पास जो है Vp और वो जो डॉटेड लाइन है उसके दरमियान एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल जो है वो 90 है। अगर आप उसमें से थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 90 माइनस थीटा। तो Vn जो है वो हम लिख सकते हैं जी Vp साइन 90 माइनस थीटा, जो कि जिसे हम अगर आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करें तो साइन 90 माइनस थीटा जो है हमारे पास कॉस थीटा होगा। तो हमारी जी Vn जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी x नॉट ओमेगा कॉस थीटा के। अगर आप जो है ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है OPN, यहाँ से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास वो हमें दे देगा जी, तो हमारे पास जो Vn है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर जो Vp जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी x नॉट ओमेगा। अब ये जो रिलेशन हमारे पास Vn का आ गया है, अगर आप इसे नोट डाउन करें तो हम जो है दो केसेस जो है वो देख सकते हैं कि जी अगर हमारे पास x जो है वो 0 है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन पे है, तो हमारी जो वेलोसिटी Vn है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यानी कि x जो है वो x नॉट है, तो x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर जो है वो 0 होगा। यानी कि मीन पोजीशन पे n की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ओमेगा x नॉट के इक्वल होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो जो n की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। इसके अलावा एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है जी। वो किस तरह से होगा कि उसी तरह से P जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो लाजमी तौर पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसको AP से रिप्रेजेंट किया गया है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होगी। अगेन अगर आप n का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको P के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लेना होंगे। हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लेंगे और उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है जो कि डॉटेड लाइन के क्रॉस होगा वो यहाँ पे n की मोशन को कोरिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो n के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो A दिखाया गया है वो असल में n का एक्सेलरेशन है जो जिसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने यानी कि
एन का जो एक्सेलरेशन है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो p के वर्टिकल कंपोनेंट से जो है ना आएगा, तो वो किसके, वो हमारे पास इक्वल होगा जी ए एन जो है, यानी कि जो एन का एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा ए पी साइन ऑफ थीटा के। अगर आप ए पी जो कि जो है वो पी, क्योंकि वो जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ए पी जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, तो उससे हमारे पास आ जाएगा जी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू हम इस जो है हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी एन यहाँ से ले लेंगे, तो हमारे पास जो ए एन है वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो एक्स जो है वो हमारा डी की तरफ मूव कर रहा है इस वक्त, और लेकिन एन जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो अगर आप जो है वो वेक्टर के साथ लिखें तो ए एन जो कि वेक्टर है वो मीन पोजीशन की तरफ है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो एक्सट्रीम पोजीशन डी की तरफ है। तो जी हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस साइन जो है अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एन का एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब ये जो रिलेशन हमारे पास आया है ये क्लियर कट हमें ये समझा रहा है कि एन की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। यहाँ पे ओमेगा जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर होगा। अब ये हमारे पास जनरलाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, यहाँ पर ओमेगा जो है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। बाकी जो है ये हमारे पास एंटिटीज जो है वो इसी तरह से रहेंगी, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, लेकिन ओमेगा जो है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। यानी कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में इस ओमेगा की वैल्यू कुछ और होगी, सिंपल पेंडुलम के लिए इस ओमेगा की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये हम मुख्तलिफ सिस्टम्स में जाकर डिफरेंट तरह से डिफाइन करेंगे। अब हम कुछ जो है ना मोशन के फेज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फेज एंगल जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। जैसे कि अभी हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन किया था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। उस केस में हमारे पास जो फेस एंगल था, इनिशियल फेस एंगल जो था वो 0 था और जो फेस एंगल था वो सिर्फ ओमेगा टी था। लेकिन जनरली हम थीटा को जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं ओमेगा टी प्लस फाई। एक कंप्लीट एंगल थीटा जो है वो ओमेगा टी और फाई से आता है, और फाई जो है वो यहाँ पर वो हमें इनिशियल फेज देता है। यानी कि अगर मोशन जो है वो किसी पी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और उस वक्त जो फेस एंगल है वो हमारा फाई है, तो उसके बाद पी इनिशियल से ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ पी पोजीशन तक चला जाता है और इस वक्त जो है वो पी पोजीशन पे है, तो उसने जो कंप्लीट एंगल थीटा कवर किया है वो ओमेगा टी प्लस फाई होगा। यहाँ पर ओमेगा टी फैक्टर जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली मोशन को डिफाइन करता है और फाई जो है वो इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर रहा है, और कंप्लीट एंगल जो है वो फाइनल स्टेट को डिफाइन कर रहा है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि पी पोजीशन को। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन से स्टार्ट लेता है तो हमारा जो इनिशियल फाई है वो 0 होगा और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट की जाएगी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है तो इनिशियल फेज जो है वो π/2 या 90 होगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो है उसको हम कॉस जो है ओमेगा टी लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। तो अगर ऑसिलेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी होगा, और इसके बाद वो अपनी ऑसिलेशन को इस तरह से आगे की तरफ परफॉर्म करता रहेगा। और अगर आप किसी भी पोजीशन पर स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये स्टेट है उसकी एन की या पी की वो हमेशा इस एंगल थीटा से डिफाइन होगी कि जी अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ई और O1 के दरमियान है, पी ऑब्जेक्ट जो है, तो हमारा जो लाजमी तौर पर जो स्टेट को डिफाइन करने वाला एंगल है वो 270 और 360 के दरमियान, यानी कि 3π/2 और 2π के दरमियान होगा, और वही जो एंगल होगा वो n की स्टेट को भी डिफाइन करेगा कि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट जी हमारे पास हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए मैथ स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करना है। तो जी हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स के। यहाँ पे जो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला फैक्टर है वो किसी भी ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को कॉरिस्पॉन्ड करता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, और माइनस के ओवर एम एक्स वाला जो फैक्टर है वो किसी भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन को कॉरिस्पॉन्ड
करता है। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करें तो यहाँ से हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के ओवर एम। तो ओमेगा हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए आ गया। तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओमेगा किसके इक्वल होता है जी 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड के। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो जनरल रिलेशंस हैं वो वही रहेंगे जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कैलकुलेट किए हैं। बस फर्क क्या आएगा कि ओमेगा जो है वो केस टू केस वेरी करेगा। तो इस केस में क्योंकि ओमेगा जो है वो स्क्वायर रूट के ओवर एम है तो बाकी सेम रिलेशन है x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा की जगह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के ओवर एम। उसके बाद जो इनिशियल जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप उसे कैलकुलेट करना चाहें जिसका रिलेशन जो था वो हमारे पास था जी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट के ओवर एम है तो हमारा जो रिलेशन है उसमें ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट के ओवर एम आ जाएगा। और अगर आप जो है इसको इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी या कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसको वी नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है तो हम क्या करेंगे जी हम एक्स नॉट स्क्वायर जो है उसे कॉमन ले लेते हैं, उसे बाहर ले लेते हैं, ओमेगा के साथ कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास वी जो है वो वी नॉट की फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक्स नॉट जो है अगर x जो है वो 0 होगा तो हमारे पास v जो है यानी कि मीन पोजीशन पे v जो है वो v नॉट के इक्वल होगी। और अगर x जो है वो x नॉट होगा यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो ऑसिलेट करते हुए मास स्प्रिंग सिस्टम में ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो 0 होगी और मीन पोजीशन पे जो है वो मैक्सिमम होगी। और आप देख सकते हैं ये इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो भी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि मीन पोजीशन पे 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो मैक्सिमम होगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के ऊपर 0 होता है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमेशा मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी जो है वो उसकी 0 होती है। इसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उसके वो ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए वो वेरी होते रहते हैं मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन की तरफ। इसके अलावा एक सेकंड जो है ना देख लेते हैं जी इसकी एप्लीकेशन जो कि है जी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास अगर आप जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स को और जो है जनरल हमारे पास जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की अगर आप उसे कंपेयर करें तो हमारे पास जो ओमेगा है वो इक्वल आएगा स्क्वायर रूट जी ओवर एल के। और टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिस यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी के। लेकिन ये जो कंप्लीट मोशन है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी। पेंडुलम जो है सबसे पहले जो सिंपल पेंडुलम है हमारा उसकी जो स्ट्रिंग है हम कोशिश ये करते हैं कि उसका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा कम हो। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जी वो जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं वो नियरली उसका मैस जो है वो 0 है, वो मैसलेस होने चाहिए। इसके अलावा वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा वो जिसको स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है जो स्मॉल बॉब है, कोशिश ये की जाती है कि उसका मैस जो है वो कम से कम लिया जाए, मैसलेस ऑब्जेक्ट्स जो है लिए जाएं ताकि फ्रिक्शन जो है उसे हम नज़रअंदाज कर सकें, ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा सके। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्ट्रिंग के साथ हैंग करते हैं और उसे आप जो है डिस्प्लेस करवा देते हैं कुछ फासले पर x डिस्टेंस पर, और इस पोजीशन पर अगर आप देखें कि वो ऑब्जेक्ट m जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसके ऊपर जो है वो उसका जो मैस है वो उसका वेट है वो रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में। एक हमारे पास होगा जी उसका mg cos थीटा, दूसरा हमारे पास होगा जी mg sin थीटा। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जो mg cos थीटा है वो टेंशन को, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको बैलेंस कर रहा है, यानी कि जो टेंशन है वो हमारे पास पेंडुलम के केस में इक्वल होती है mg cos थीटा के। और इस वक्त जो mg sin थीटा है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है वेट का वो मीन पोजीशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो mg sin थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स को कोरिस्पॉन्ड करता है जो ऑसिलेशन को प्रोसीड करवाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं जी mg sin थीटा। अब ये जो mg sin थीटा हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो sin थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब अगर हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो sin थीटा के प्रोपोर्शनल है तो ये जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, जो आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, ये जस्ट एक पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम नहीं है। सिंपल पेंडुलम कब होगा? जब
हम इसके ऊपर एक खास कंडीशन लगाएंगे और वो कंडीशन ये है कि थीटा जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को। अगर थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन थीटा जो है वो नियरली थीटा के इक्वल होगा, तो तब हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब आफ्टर दिस कंडीशन, आप इस कंडीशन को लगाने के बाद ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, यानी कि जो पेंडुलम है ये सिंपल पेंडुलम है। तो इसमें ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आगे इसको फर्दर लेके चलते हुए हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है जी स्क्वायर रूट g ओवर l। इसमें एक मैं अहम चीज आपको बताता चलूं कि जो हमारा जो पेंडुलम है इसमें हम एक खास पेंडुलम लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी सेकंड पेंडुलम। जो सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2 यानी कि 0.5 हर्ट्ज होती है और इसकी जो लेंथ है वो नियरली 1 मीटर होती है। इसकी जो लेंथ है वो नियरली 1 मीटर जो है वो ली जाती है। नेक्स्ट हम जो एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस पे देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट्स की। तो भाई किसी भी लम्हे जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी u = ½ kx² से। किसी भी लम्हे पर u जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी को करिस्पॉन्ड करता है। और इस तरह से अगर आप किसी भी लम्हे पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे ½ kx0 स्क्वायर इनटू 1 - x² डिवाइड बाय x0 स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं अगर जी x 0 होगा, अगर x 0 हो यानी कि मीन पोजीशन हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है वो वैनिश कर जाएगी, जो जिसको आप जो है वो ब्लू कर्व से देख सकते हैं। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, जबकि मीन पोजीशन पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, जो कि इक्वल होगी ½ kx0 स्क्वायर के। जबकि अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, x जो है वो x0 के इक्वल हो जाएगा, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे वैनिश हो जाएगी जी। हमारे पास x जो है वो x0 के इक्वल आ जाएगा, तो x0 स्क्वायर डिवाइड बाय x0 स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो जी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास वैनिश कर जाती है, 0 होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। इसमें आपको कर्व नजर आ रहे हैं दो, एक ब्लू कलर का है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और एक जो है वो ग्रीन कलर में है जो कि काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ चलता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मीन पोजीशन पर आकर उस ऑब्जेक्ट की सारी जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे 0 हो जाती है। इसके अलावा फर्दर जब वो सेकंड एक्सट्रीम की तरफ चलता है अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑपोजिट साइड पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जी कितना डिस्प्लेसमेंट है x की किस वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी, तो हम क्या करेंगे जी, जो हमारे पास ऊपर रिलेशन गिवन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वेट कर देंगे इन दोनों को। जैसे ही हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट आएगा वो होगा जी x0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो x = x0 स्क्वायर रूट 2 जो है ये वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है कि ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की इक्वल होंगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है दरमियान में वो जो x को क्रॉस कर रही है इन जनरल, वो जो पॉइंट है वो x = x0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी है एक्सट्रीम पोजीशन पे उतनी ही मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन।
फ्री ऑसिलेशन सिंपली कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्विंग जो है ना वो के ऊपर जो है ना मोशन हो रही है और वो फ्री ऑसिलेशन होगी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस सिस्टम पर एक्ट ना कर रही हो तो फ्रीली जो है स्विंग जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी। तो जो ऐसी ऑसिलेशन है जिसमें किसी किस्म की कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो, कोई डैम्प फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जी, फ्री ऑसिलेशन हो रही है, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। और इस वक्त जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री ऑसिलेट कर रहा होता है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन कहते हैं कि जी उस फ्री ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व ना हो। जबकि जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ही एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्विंग पे मूव कर रहा है और उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो बार बार जो है वो फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से उस ऑसिलेशन को डिस्टर्ब करता है, या ये जो फोर्स है ये उस ऑसिलेशन को रोक सकती है, या ये जो फोर्स है ये उस लेकिन जनरली यहाँ पर जो हम फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात लेते हैं ये हमेशा ये ऐसी फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है जो कि ऑसिलेशन को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। अब अगर आप दोनों ऑसिलेशंस को कंपेयर करें तो एक है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन जिसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं है, और दूसरी है हमारे पास जी फोर्स्ड ऑसिलेशन जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो हमारी ऑसिलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको जो है ना एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों से हम जो है एक स्पेशल केस की तरफ जाते हैं ऑसिलेशन में जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स है उसको ठीक तरह से समझना होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे, और दूसरे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर इन्फ्लुएंस है किसी एक्सटर्नल फोर्स का, और वो जो फोर्स है वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो बार बार उस सिस्टम पर एक्ट कर रही है, और वो जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद उस सिस्टम पर एक्ट कर रही है उसे हम अपनी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी एक हमारे पास दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, एक है हमारे पास फ्रीली ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दूसरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम रेजोनेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी दफा भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है हम उसको उसकी जो है ना अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। अगर ये अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस अकर करती है, फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, नेट एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल भी हो तब भी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत हद तक इंक्रीज कर जाता है। इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं, यानी कि जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाती है नेचुरली ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के, तो ऑसिलेशन जो है वो बहुत हद तक उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो एनर्जी है ये लाजमी तौर पर ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इसकी एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? वो फोर्स देती है जो बार बार उस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही थी, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो है वो हमें ये एनर्जी देती है। आम जो है हमारी डेली लाइफ में रेजोनेंस की बहुत सी एग्जांपल्स है, जिसमें से एक जो है वो मैकेनिकल रेजोनेंस है जिसकी एग्जांपल जो है वो स्विंग है कि जी अगर बार बार पुश किया जाएगा, यानी कि जो नेचुरल ऑसिलेशन है अगर उसी की सेम फ्रिक्वेंसी के साथ अगर आप जो है ना अप्लाइड फोर्स और वो पुश करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजोनेंस हो। सेकंड एग्जांपल हमारे पास रेजोनेंस की है जी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में हम रेडियो की ट्यूनिंग जो है उसको एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जी आप जब रेडियो को ट्यून करते हैं पर्टिकुलर स्टेशन के लिए, तो इन जनरल आप अपने रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल जो आप उस फ्रिक्वेंसी के इक्वल कर रहे होते हैं जिस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं। जब आपके रेडियो की जो ट्यूनिंग है वो इस तरह से हो जाती है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो है वो किसी एक्सटर्नल स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए और तमाम फ्रिक्वेंसी जो है वो रेडियो की सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं,
उसका जो एंटीना है वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिर्फ रिसीव करेगा जिस फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन जो है उस रेडियो के अंदर पॉसिबल है। और इस तरह से हम रेडियो की ट्यूनिंग असल में करते हुए एक्सटर्नल जो हमारे पास रेडियो स्टेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, देन जो है हमारे पास जो है वो रेजोनेंस का फिनोमेना करता है और वो जो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है उसकी साउंड जो है वो आप रेडियो से सुन सकते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास एग्जांपल है जी माइक्रोवेव ओवन की। तो माइक्रोवेव ओवन में हम जो माइक्रोवेव यूज करते हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2450 मेगाहर्ट्ज है। किसी भी जो हमारे पास कोई भी जो फूड है उसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें वाटर शामिल है और फैट मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल्स हैं ये नेचुरली तौर पर एक खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं जो कि इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है और वो नियरली जो है वो 2450 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नली माइक्रोवेव में जो है वो ऐसी वेव्स अप्लाई कर देते हैं फूड पर जिसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2450 मेगाहर्ट्ज हो और उसके जो फूड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचुरली उस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इस रेजोनेंस की ये फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाने की वजह से रेजोनेंस होगी, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और जो है आप देखेंगे कि जिस यूनिफॉर्मली जो है फूड जो है वो जो है ना वो हीट अप हो जाता है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो स्टेडीली कम होता चला जाता है अब किसी अप्लाइड फोर्स की वजह से। इसमें किसी भी किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग फोर्स जो है वो डैम्पिंग करवा सकती है और एनर्जी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डैम्पिंग में कम होती चली जाती है और वो एनर्जी जो है वो असल में यूज हो रही होती है उस फ्रिक्शन या उस ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट जो उसकी मोशन जो ऑसिलेशन को रोकना चाह रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है हम उसे ऑसिलेट करवा देते हैं किसी भी फ्लूइड में, तो जैसे ही वो फ्लूइड में ऑसिलेट करेगा तो उसकी ऑसिलेशन जो है वो कैरी आउट नहीं रहेगी, वो आहिस्ता 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो नियरली जीरो हो जाता है और वो बिल्कुल उसकी ऑसिलेशन जो है वो रुक जाती है। तो इसमें हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो जो फ्लूइड है वो उसकी मोशन को रोकता है और जो एनर्जी है एम ऑब्जेक्ट की वो सब की सब यूज हो जाती है अगेंस्ट दी ड्रैग फोर्स, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑसिलेशन जो है वो रुकते रुकते खत्म हो जाती है। ड्रैग ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये इसके एडवांटेजेस भी हैं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहां पर जो है ना डैम्प फोर्स जो है वो हमारी एनर्जी को जो है वो हमारी एनर्जी के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है और ऐसी ऑसिलेशन को हम करवाना चाहते हैं और ये रोकती है, फ्रिक्शनल फोर्स रोकती है या ड्रैग फोर्स रोकती है, तो वहां पर जी ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जैसे कि जो हमारे पास कार के या किसी भी व्हीकल्स के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वहां पर जो डैम्पिंग जो है वो स्मूथ रनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो जी डैम्पिंग के फायदे भी हैं और डैम्पिंग के कुछ नुकसान भी हैं। इसके अलावा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से क्या मुराद है, आपको स्क्रीन पे कुछ कर्व्स नज़र आ रहे हैं और ये जो कर्व हैं ये मुख्तलिफ डैम्पिंग के ऊपर जो है हमने प्लॉट किए हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पर। जी यहाँ पर हमारे पास एक जो है आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जिसपे एक्स एक्सिस पे हमने ड्राइविंग फोर्स लिया यानी कि जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो लिया जो ऑसिलेशन को प्रोसीड करवा रही है और हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है वो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। जब अब ये जो एम्पलीट्यूड है या ऐसा आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं उसमें ये एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। अब ये डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं ये असल में डिफरेंट जो है वो डैम्प फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जी जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला जाएगा। अब सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं कि जहां पर डैम्पिंग कम है, जहां पर बहुत लाइट सी डैम्पिंग है, वहां पर जो है आपके पास एक शार्प कर्व आ रहा है, इसका जो एज है वो बहुत ज़्यादा शार्प है और आप ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो एकदम से इंक्रीज करता है रेजोनेंस पे और उसके बाद फौरन शार्पली जो है वो उसका जो है ना एम्पलीट्यूड वो कम हो जाता है रेजोनेंस पे फॉर
लो डैम्पिंग। लेकिन अगर डैम्पिंग बढ़ जाए तो ये जो शार्पनेस है ये कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आप देखें ब्लू की निस्बत अगर आप देखें ग्रीन में तो डैम्पिंग जो है बढ़ जाने की वजह से शार्पनेस कम होगी। इसके बाद रेड जो है जिसमें डैम्पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता जो शार्पनेस है वो कम होती चली जाएगी और हमारा जो कर्व है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा फॉर वेरी वेरी हाई डैम्पिंग।